हेलो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। तो 6 दिन बीत चुके हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ अकेला था चौकी में। तो ये ध्यान में रखते हुए कि समय भी काफ़ी बीत चुका है वीडियो डाले हुए, क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए, थोड़ी बातचीत कर ली जाए, कुछ चर्चा कर ली जाए। तो पहले तो मैं आपको ये जो मैंने माइक्रोफ़ोन लगा के रखा है, इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया मेरे को। ये सोनी लेक्स कंपनी का है। ये देखिए, ये मुझे 200 रुपये कुछ का पड़ा है। 2000 mm, लगभग 2 मीटर के आसपास इसकी लीड जो है, इसकी लेंथ है। और काफ़ी अच्छा कॉलर माइक है। कॉलर माइक लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉलर माइक। और हमारे सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें 2 माइक्रोफ़ोन है, 1 2। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिपोर्टर तो है नहीं। पर इसका बेनिफिट भी है, अगर हम कहीं घूमने जाएँ, कुछ ब्लॉग वगैरह बनाने हैं, तो इस माइक्रोफ़ोन को दूसरे के हाथ में पकड़ा कर एक माइक्रोफ़ोन अपन खुद पकड़ कर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सिंगल वाला शायद 120-140 का था, और ये 200 समथिंग कुछ का था। उसमें भी 10 रुपये उन्होंने कहा था आप कम दे दीजिए। 190 के आसपास ये मेरे को पड़ा। तो मैंने कहा क्यों ना अच्छा वाला ले लूँ, समय आने पर डबल माइक्रोफ़ोन भी काम आ जाए, इसलिए ये वाला लिया। तो आज मौसम काफ़ी सुहाना रहा, झमाझम बारिश रही हमारे प्रदेश में। और आई होप आप सभी ने भी मौसम का मज़ा लिया होगा, छाती के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ, कुछ पकौड़े वगैरह के साथ, क्योंकि यही बारिश के मौसम का मज़ा है। जितने भी नौकरी करने वाले कर्मचारी हैं, बिज़नेस करने वाले कर्मचारी हैं, टूर करने वाले लोग हैं, जिनको घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिनका डेली का रूटीन ही 40 किलोमीटर के ऊपर है, वो काफ़ी बारिश को एंजॉय करते हुए अपनी बड़ी गाड़ी में जाते हैं। कई लोग बाइक से भी जाते हैं। बाइक में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कई लोगों को वो प्रॉब्लम्स में भी मज़ा दिखता है बारिश के मौसम में, तो मज़े करते हुए जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो बाइक पर बारिश का मज़ा लेते हुए जंगल में खासकर घूमना पसंद करता हूँ। जहाँ तक भी गाड़ी जाती है हम ले जाते हैं, और बाकी फिर जंगल की जो मड है, जो मिट्टी है, वो बाइक के टायर्स में चिपक जाती है, और वो कुछ इस तरीके से चिपकती है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम फिर समझदारी से, सूझबूझ से गाड़ी को एक सही पोजीशन पर टिकाकर, मुश्किल में ना फंसते हुए, मुश्किल से बचते हुए पैदल पैदल जंगल का भ्रमण करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं। और यहाँ पर शूज़ भी कुछ तो हमारे लोकल शूज़ हैं यहाँ पे, पता नहीं दो देखे मैंने। एक आर पार का भी आता है और एक और अपरम पार का आता है। वो शूज़ चलता है, तो वो हम पहनते हैं। नौकरी वाले भी पहनते हैं। नायलॉन का शूज़ रहता है वो, हाँ, नायलॉन का शूज़ रहता है। उसका यूज़ करके जंगल भ्रमण किया जाता है, जंगल की सुरक्षा की जाती है। मैं पीछे वाली खिड़की लगा देता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब ठीक है। ये आप खिड़की देख रहे हैं, काफ़ी पुराने पैटर्न पे है, सागवानी है शायद। तो काफ़ी पुरानी चौकी है ये, तो उस हिसाब से बनी हुई है। जो गांव के मिस्त्री होते हैं, पुराने मिस्त्री थे, वो इस तरीके के घर बनाया करते थे, इस तरीके की विंडोज़ बनाया करते थे। तो इस कमरे की चारों दीवारों पर कुछ ना कुछ है, या तो दरवाज़ा है या विंडो है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये विंडो है, उसके बाद एक ये विंडो है, ये दीवार हो गई, एक ये आगे वाली विंडो हो गई,
फिर एक इस दीवार पे विंडो है और इसी के बाजू में आपको एक दरवाज़ा दिखेगा। फिर इधर आएंगे तो आपको यहाँ भी एक दरवाज़ा दिख रहा होगा और इसके बाद भी एक दरवाज़ा है। तो ये यहाँ की स्थिति है। और भी कई चीज़ें हैं जो समय समय पे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा जो डेली का जो रूटीन वगैरह है और क्या क्या रहता है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, जिस तरीके से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सीधा साधा सिंपल सा। अभी भी मैंने एक पुरानी टी शर्ट पहनी रखी है जो शायद मेरे भाई ने मेरे को दी थी क्योंकि चूँकि बारिश का समय है तो पुराने कपड़े पहनने में ही बुद्धिमानी है क्योंकि हम काफ़ी महंगी जगह पर तो रहते नहीं हैं जहाँ पर मैं दिखाना या शो ऑफ वाली चीज़ें हों तो चलता है, पुरानी है चलता है। और कपड़े बार बार गीले भी होते हैं क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ता है प्लांटेशंस के काम से, सुरक्षा की, वन सुरक्षा की दृष्टि से। अभी फ़िलहाल मैं खाना खा के फ्री हुआ हूँ, कुछ दवाई भी ली है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन बीते हुए 6 दिनों में दुनिया में क्या क्या हुआ। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, शांति समझौता नहीं बना, डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सब न्यूज़ आपको विस्तृत पता है, आपके इधर भी न्यूज़पेपर आता है, आपके हाथ में भी मोबाइल है। इन शॉर्ट थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो यही सब खबर है। और सेलिब्रिटी से, फेमस सेलिब्रिटी से पाली कांटा लगा गर्ल, उनका भी निधन हो गया। स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, मार्केट पर भी हम चर्चा करेंगे आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल इतनी ही चर्चा हम करेंगे। तो देखिए अभी जो जिस तरह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हुए हैं, बस सेलिब्रिटी के को लेकर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हर आम नागरिक को लेकर भी चर्चा कर रहा हूँ। ये तो कोई बड़ी हस्ती या कोई भी है, हार्ट अटैक से, कोरोना के बाद से, कोरोना के टीके के बाद से जिनकी डेथ्स हो रही हैं, कोरोना का टीका मत बोलिए, कोरोना के बाद से ही बोलिए, जो डेथ्स हो रही हैं हार्ट अटैक की वजह से, तो ये सब हो रहा है हमारी दिनचर्या की वजह से। हमारी दिनचर्या अब उतनी हेल्दी नहीं रही जो हमें हमारे शरीर को भी एक हेल्दी जीवन दे सके, हेल्दी लिविंग दे सके। तो हमारी दिनचर्या हेल्दी क्यों नहीं है, दिनचर्या हेल्दी बनती कैसे है। तो देखिए कमियां रहती हैं खान पान की, और खान पान को लेने की समय की, ओके, उठने का समय आपका, एक्सरसाइज का रूटीन आपका, आप और ये शायद चीज़ आप ना करें, लेकिन मेरा थोड़ी ज़्यादा इसमें आस्था है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि पूजन पाठ, मेडिटेशन बोल लीजिए, पूजा पाठ शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, आप किसी भी धर्म से हो तो मेडिटेशन का भी अहम रोल है इसमें हमारी दिनचर्या में। तो कुछ दिनचर्या में बदलाव आया है कोरोना के बाद से लोगों की, जो शहरी लोग हैं या नौकरी वाले, जॉब वाले लोग हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास टाइम की कमी होती है, या यूँ कहें कि वो एक रूटीन, एक रिदम बन नहीं पाता है कि हम सही तरीके से मैं थोड़ा ऐसे खिसक जाता हूँ, ये वायर भी काफ़ी लंबा है और उलझा हुआ है, तो सही तरीके से एक सही रूटीन पकड़ सकें। अब जैसे सेलिब्रिटी की बात करें तो जैसे हमारे अक्षय कुमार जी हैं, करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक, सुपरस्टार, इतनी व्यस्तता के बाद भी वो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं डेली। तो हम नहीं कर पाते ऐसा, नौकरी वाले, बिजनेस वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं?
क्योंकि हम जिन लोगों से घिरे हुए होते हैं, हमारी दिनचर्या भी उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के विचारों से या उनको देखते हुए उसी वातावरण में चलती है। उस वातावरण को सुधारना मतलब दिनचर्या में सुधार लाना, और ये सब आपसे शुरू होता है। क्योंकि देखिए, मैं अभी एक वीडियो भी शायद देख रहा था, उसमें कुछ एक इंग्लिश मैम थी, कोई इंग्लिश टीचर थी फ़ॉरेन की। इंग्लिश मैंने बस इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कि वो फ़ॉरेन की थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो बता रही थी, जो हार्ट अटैक आता है, जो हार्ट अटैक होता है, उसके सिग्नल हमारा शरीर 1 महीने पहले ही देने लगता है। 1 महीने पहले ही आपका जो शरीर है बताने लगता है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, जो जिसे आप हार्ट अटैक से जानते हैं। तो हालांकि मेरे हिसाब से हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, जो भी है मेरे हिसाब से। अब लेकिन ये एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक साइंस या साइंटिस्ट बताते हैं ऐसा, तो इस चीज़ को हमें गहन तरीके से सोच विचार करना चाहिए इस पर। जब भी ऐसी स्थिति बने तो हमें सोचना चाहिए कि काफ़ी कम टाइम रहता है स्वास्थ्य में सुधार करने का। तो इसलिए अगर हम दिनचर्या को पकड़ कर चलें और आज से ही सुधार करें। खान पान के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिनचर्या में, क्योंकि खान पान सूरज ढलने से पहले अगर हम खाना खा लें, सुबह पेट भर के खाना खाएं, दोपहर में कम खाना लें, शाम के टाइम और कम लें, सही समय पर सोएं, जो भी आपका सही समय है 9 से 10 के बीच, और सुबह सही समय पे उठें, अपनी नित्य क्रियाएँ करें, उसके बाद एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो करें। एक्सरसाइज में भी आपको जो पसंद है वो करें। अगर आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, बैडमिंटन खेलिए, उसमें भी काफ़ी जल्दी शरीर थक जाता है। अगर आप 5 मिनट भी अगर आपने अपने अपोनेंट के साथ 5 मिनट भी तरीके से और सही तरीके से अगर आपने रैकेट खेला, तो आपके पूरा शरीर पसीना छोड़ देगा। मेंटली, फिज़िकली आप दोनों तरीके से थक जाओगे। ये बैडमिंटन की खासियत है। और जो मैं किया करता था, अभी तो फ़िलहाल बंद है ये सब चीज़ें, पंचिंग बैग लेकर आप कुछ तरह का बॉक्सिंग तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं पंचिंग बैग को, और बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह पहनकर। मैं तो बिना ग्लव्स के पट्टी बांध के किया करता था, तो आप वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें भी शरीर काफ़ी जल्दी थकता है, और पूरा शरीर उसमें जो है एक सही वाइब्रेशन पकड़ता है, ब्लड का सही फ्लो होता है, पसीना आता है, एक सही एक्सरसाइज होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर तीसरा है, अगर आपके पास कूदने वाली रस्सी है, स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाती है, 150 रुपये की आती है, कूदने वाली रस्सी है, उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप जंप कर सकते हैं, रोप कर सकते हैं। इसमें भी आप काफ़ी जल्दी थकेंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें भी मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी रनिंग तो है ही, पर रनिंग के लिए प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड्स नहीं बचे हैं। मेरे शहर में तो ग्राउंड्स की बड़ी प्रॉब्लम है, और ख़ासकर बारिश के टाइम में अगर ग्राउंड है भी, तो वहाँ जाकर रनिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और घुटने की प्रॉब्लम, अगर आप डामर रोड या सीसी रोड पे दौड़ते हैं, पक्के रोडों पे दौड़ते हैं, तो आपके घुटने के फट्टे हैं जो फटने लगते हैं। इस पे ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, बस बताना चाहता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप नहाएं, एक्सरसाइज के बाद नित्य क्रियाएँ करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद आप नहाएं, और उसके बाद जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 घंटे में ही ये सारी क्रियाएँ हो जाती हैं जो सीक्वेंस मैंने बताया आपको। उसके बाद आप
भगवान के समक्ष जाकर भगवान को याद करते हुए मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी भक्ति में डूबते हैं। भले आप 15 मिनट करें, मेरे हिसाब से 10 मिनट भी बहुत है। ध्यान करें, सब भूल जाएं। चाहे तो आप जाप करें 108 बार जो है ओम नमः शिवाय, एक माला लेकर तुलसी की या लाल चंदन जो भी मिल जाए उसकी माला लेकर आप बाकायदा जाप करें। इससे बेनिफिट ये होता है, आपका मन शांत रहता है। आप जितने ठंडे दिमाग से सोचेंगे उतना सही निर्णय ले पाएंगे, और जितना सडन रिएक्शन करेंगे उतनी ही चीज़ें बिगड़ेंगी। तो जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी ग्रह शांत नहीं है, क्रोध काफ़ी आता है, उतावलापन रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेडिटेशन के ज़रिए कंट्रोल में बनाई जा सकती हैं, जिसे आप हमारे धर्म में पूजा पाठ या जाप करना कहते हैं। और भी कई तरीके हैं हमारे धर्म में, पर ये एक काफ़ी साधारण सी और काफ़ी जल्दी ग्रैब करने वाली चीज़ें हैं, जिनको कर आप अपने शरीर में, अपने मन में संतुलन ला सकते हैं। उसके बाद फ़ायदा यही होगा कि आप सही निर्णय ले पाएंगे और अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। तो यही बातें हैं। और उसके बाद आप रेडी हैं दिन भर के लिए। मेडिटेशन करने के बाद ये सारी क्रिया जिस सीक्वेंस से मैंने बताया करने के बाद आप रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए, अपना काम करने के लिए, बिजनेस धंधा संभालने के लिए या पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट भी होते हैं जो उनको भी ये ज़रूरी ये करना चाहिए। मैं तो स्पष्ट आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था इन सब चीज़ों पर मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि वो जो 24 साल से पहले की उम्र रहती है उसमें काफ़ी हमारे अंदर मन में काफ़ी उतावलापन रहता है, जिज्ञासा रहती है चीज़ों को जानने की। कॉलेज की लैब के लिए दौड़ लगाते हैं, किताबों के लिए दौड़ लगाते हैं, लोगों से बात करने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, पर फिर भी अगर आप कोशिश करें, संतुलन बनाना एक कला है। अपनी दिनचर्या को सही रखना एक लंबे समय तक एक कला है, और जो इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं वो सही निर्णय ले पाते हैं, अपने जीवन में प्रगति कर पाते हैं, प्रगति से भी प्रगति कर पाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है गुड से बेस्ट की तरफ जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था। और बाकी मैं सोच के कुछ ऐसा लिखता तो नहीं हूँ। और भी चर्चाएं हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, इसे 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर देंगे। तो अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। तो यही चीज़ें हैं। और जब शाम का टाइम आता है तो खाना समय से खाएं। अगर कई लोगों का शाम का टाइम स्पोर्ट्स का रहता है, फुटबॉल वगैरह खेलना पसंद करते हैं। कुछ लोग ग्राउंड पे जाके आज भी मैंने देखा है ड्रिल वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग हैं जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं, या आर्मी भर्ती के लिए या पुलिस भर्ती के लिए या किसी भी फिज़िकल एग्ज़ाम को निकालने के लिए जिनके बैचेस होते हैं, जिन गुरुजी के, जिन स्पोर्ट्स के टीचर्स के, उनमें आप शामिल हो सकते हैं कुछ राशि देकर। कुछ रहता है उनका 4-6 महीने का 4-5 हज़ार रुपये, फिर आपसे वो बेजोड़ मेहनत करवाते हैं फिज़िकली। वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि शरीर उस चीज़ का आदी रह जाता है। क्योंकि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर आप मन में सोच के चलें कि मुझे कल सुबह उठना है और मैं पूरे 1 महीने तक लगातार उठूँगा और एक्सरसाइज करूँगा, तो शायद आप कहीं चूक जाएँ। लेकिन अगर आपकी कनपटी पे बंदूक रखी जाए और आपसे बोला जाए कि ये काम कर रहे हैं, और रोज़ बोला जाए, तो आपको उठना ही होगा। आप किसी न किसी चीज़ के डर से एक डिसिप्लिन ला सकते हैं। ये वही डिसिप्लिन है। ये गन रखना मतलब रियल में गन रखना नहीं। जो हमारे टीचर रहते हैं, गुरुजी रहते हैं स्पोर्ट्स के, फिज़िकल जो तैयारी कराते हैं, उनके ज़रिए उनके बैच को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो दूसरे राज्यों में भी आजकल जाना है, मैंने यूट्यूब पे देखा है। लोग जाते हैं, एक वो सर हैं, वो हवलदार हैं कौन आर्मी के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, ब्रह्मपुत्र शायद ऐसे कुछ करके है, पता नहीं,
मैंने भी उनके वीडियोस देखे हुए हैं काफ़ी। उनके इधर तो अभिनेता भी जाते हैं, अभिनेत्री भी जाती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब सोचिए आप। तो ये एक निरंतरता की ही कामयाबी है जो उन सर को इस मुकाम तक ले आई। तो मग्न होना कार्य में यही है। तो यही है तरीका। जो आप दूसरा तरीका अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बैचेस वगैरह ज्वाइन करके फिज़िकल के आप भागा दौड़ एक्सरसाइज करके भागा दौड़ी करके एक डिसिप्लिन ला सकते हैं। यूँ कहें उंगली पकड़ के चलना सीखना, ऐसा है। कई लोग सोचते हैं मेरी एज ज़्यादा हो गई। कई लोगों का जो ज़्यादा टाइम है, जो टीनेजर वाला टाइम है, उसके बाद 24 तक वाला टाइम है, 25 तक वाला टाइम है, 25-30 तक वाला टाइम है, वो किताबी कीड़ा बन के निकलता है। किताबी कीड़ा बन के निकलता है। तो उसके बाद उनका सोचना होता है, जैसे वो 30 क्रॉस कर जाते हैं, 27 क्रॉस कर जाते हैं, तो उनका सोचना होता है कि यार मैंने तब मेहनत नहीं की तो मेरे शरीर पे इसका रिवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और शरीर मेरा टूटने लगे। तो ऐसा नहीं है, आप करिए एक्सरसाइज। मेरा मानना है आप 50 की एज तक भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आजीवन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि हर किसी का माहौल एक सा नहीं रहता है, ठीक बराबर नहीं रहता है, अलग अलग रहते हैं। वो कहते हैं ना कि 130 करोड़ की आबादी में हर किसी की स्क्रिप्ट अलग अलग है। भगवान ने हर किसी के जीवन की स्क्रिप्ट अलग अलग लिखी है। किसी की स्क्रिप्ट किसी दूसरे व्यक्ति की स्क्रिप्ट के साथ मैच नहीं खाती। तो ये वही बात है। तो आप अपने जीवन में किस तरह से सुधार लाकर, दिनचर्या में सुधार लाकर इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब यकीन मानिए जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर उतारते हैं तो क्या हार्ट अटैक वगैरह ये सब जो चल रहा है ये कुछ नहीं है। ये सब चीज़ों से आप कोसों दूर हो जाते हैं। तो बस बात यही है कि समय रहते हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इन दिनचर्या को उतारना चाहिए कि हम इन जो बीमारियां हैं इनसे दूर रहें। तो यही वो बात है। अब आते हैं थोड़ा चर्चा करते हैं ट्रंप महोदय के बारे में। अब देखिए बात ऐसी है कि यूक्रेन कंट्री के हेड को एक इंटरव्यू में या मीटिंग में इस तरह से मीडिया के सामने सवाल पे सवाल पूछना, एक तरह से डांटना, ये गलत था मेरे हिसाब से। क्योंकि आप मेरे हिसाब से जैसे एक सिंपल सा, जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। जैसे सिंपल समझिए, अगर मैं बड़ा भाई हूँ किसी का, मेरा कोई छोटा भाई है, तो ये तो बहुत मामूली सी बात है जो सामने वाले अन्य लोग भी समझेंगे कि ये तो बड़ा भाई डांट ही सकता है। लेकिन उस डांट का उस बच्चे की मेंटालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, या उस आपके लेवल से नीचे वाले उस लड़के पे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इससे ये भी नुकसान है कि अगर वो सुधरने की दिशा में जा रहा हो तो वो बिगड़ भी सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जीवन की स्क्रिप्ट क्या चल रही है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारे ट्रंप महोदय ने यूक्रेन कंट्री के हेड को जिस तरह से, जेलेंस्की जी को जिस तरह से किया, ये काफ़ी पहले की बात है। बस अभी चर्चा कर रहा हूँ मैं, उस तरीके से ले जा रहा हूँ बात। पूरी मीडिया के सामने ऐसा किया, ये ठीक नहीं था। उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए हो ना हो, कोई भी किसी भी कंट्री की कोई भी सरकार हो, वो ये अपने लोगों के साथ भला ही चाहेगी, कोई नहीं चाहे। क्योंकि प्रजा है तो राजा है, अगर प्रजा नहीं तो राजे का कोई मतलब नहीं, राज दरबार का कोई मतलब नहीं है ना। तो एक राजा को राजा की तरह रहना चाहिए। खैर ये तो बहुत काफ़ी बड़ी बात है। तो जो हमारे यूक्रेन के हेड थे, उनके सपोर्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ आई और काफ़ी कुछ न्यूज़ भी बनी, गोल्ड को लेके न्यूज़ बनी। और अभी एक खबर आ रही थी कि रशिया ने F-16 जेट जो है वो यूक्रेन का गिरा दिया और काफ़ी ज़्यादा तबाही करी वहाँ पर। और रसिया का दावा भी है, रूस का दावा भी है कि उसने वहाँ के किसी गांव, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है,
उस गांव पर भी पूरा कंट्रोल पा लिया है। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें ट्रंप महोदय हमारे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी न्यूज़ बनी, जो चल रहा था, एक तरह से युद्ध चल रहा था, तो जिस तरीके से ये सीज फायर हुआ, तो इसमें ट्रंप महोदय ने कहा कि ये सब मेरी वजह से है, नोबेल पुरस्कार भले मुझे ना मिले लेकिन मेरी वजह से है, ऐसा कुछ कहा। तो देखिए ये काफ़ी बचकाना था, क्योंकि सबको मालूम है, जो ऊंचे हाई टेबल्स पे बैठे हुए लोग हैं, उन सबको मालूम है कि ऐसा नहीं है, आपने नहीं किया है, ये कट थ्रोट बात है। फिर भी आप ट्वीट करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इसका श्रेय मुझे जाना चाहिए, मैंने किया, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करके। तो सबको मालूम है। तो अगर आप किसी कंट्री के हेड हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही आप कितने पावरफुल हैं, और इस तरह की बचकानी बात करते हैं, तो ये काफ़ी गलत है। क्योंकि अगर आप कमज़ोर साबित होते हैं और आप किसी कंट्री के हेड हैं, मतलब आपकी कंट्री भी कमज़ोर साबित होती है, मेरा ऐसा सोचना है। तो कमर में थोड़ा दर्द हुआ, मैं टिक के बैठा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं मोबाइल को इसीलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि व्यू ख़राब आएगा, और एक बल्ब पीछे भी लगा हुआ है जिस वजह से रिफ्लेक्शन आता है। अब चूँकि अभी मैं अकेला हूँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं। और हाथ में ले लेता हूँ मोबाइल, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अब ये देखिए वायर कितना बड़ा है, तो ये चीज़ है। आपको कूलर की आवाज़ भी आ रही होगी, उस तरफ मेरे कपड़े, मेरी वर्दी सूख रही है, उस कमरे का मैंने कूलर चालू कर दिया। 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाएँ, देखते कितना सूखते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में धूप तो निकलने से रही, और हाल ही में लगातार बारिश हो रही है 2-3 दिन से, रिमझिम। बारिश रुकती भी है तो धूप नहीं निकलती। इस वजह से वो दूसरे कमरे में कपड़े एक रस्सी बांधकर कपड़े टांग कर कूलर चालू कर दिया। ये तो कई चीज़ें हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था ट्रंप महोदय के बारे में। तो यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था। और भी देखेंगे, अभी फ़िलहाल मेरा ज़्यादा फोकस तो नहीं रहता है, काम काफ़ी रहता है। अभी प्लांटेशन वगैरह का काम लग रहा है, चल रहा है हमारे इधर, 25,000 पौध मैं लगवा रहा हूँ। और कोशिश पूरी मेरी ये रहेगी कि सारे के सारे पौधे जीवित रहें, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, कुछ वातावरण रहता है, कुछ कंडीशन रहती है, कुछ मिट्टी की प्रवृत्ति रहती है, मिट्टी किस प्रकार की है, जिस वजह से हमारा प्लांट ग्रोथ लेता है। प्लांट में क्या क्या आता है? प्लांट में आते हैं आपके सागौन और मिक्स प्रजातियाँ। सागौन में आपका सिर्फ सागौन ही रहेगा, जो हमारे इधर चलता है सागौन, और मिश्रित में आपकी अलग अलग मिश्रित पौधे रहेंगे। शीशम है, कंजी है, तिनसा है, काला सीरस है, हल्दू है, हर्रा बहेड़ा, और शीशम मैंने आपको बाँस है, महुआ है, आंवला है, ये सब चीज़ें लगती हैं। जो भी नर्सरी वगैरह से है, वन विभाग की नर्सरी से जो भी प्लांट्स आते हैं लोड होकर, जो भी हमें बेड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे एक 20 फुट भी हो सकता है, 10 फुट भी हो सकता है, एक 10 बाय 2.5 में जो तैयार की जाती हैं बेडें, लंबी भी रह सकती है। उसमें जो ब्लैक पॉलीथिन्स रहती हैं, उनमें प्लांट तैयार किए जाते हैं, जैसे कंजी है, ये सब। तो वो प्लांट्स आते हैं यहाँ, हमारे यहाँ प्लांटेशंस में, इनकी ढुलाई की जाती है। तो उनकी ढुलाई की जाती है, फिर प्लांटेशन में आते हैं, फिर दूसरे वाहन से अंदर की तरफ बिछाए जाते हैं, और फिर जो है जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर वर्क है, वो उन्हें लगाते हैं। और आपको ये काम धाम देखना पड़ता है कि काम अच्छे से हो, प्लांट काफ़ी अच्छे से लगे, उसे सही तरीके से धंसा के लगाया जाए और सही समय पर लगाया जाए, ताकि गड्ढों में क्योंकि गड्ढे जो होते हैं वो हम काफ़ी पहले करवा देते हैं। नवंबर से फरवरी तक क्षेत्र तैयारी का काम रहता है, तो उस दौरान
प्लांटेशन का जितना घेराव रहता है उसके अंदर गड्ढे किए जाते हैं, तैयारियां की जाती हैं, लेंटाना उन्मूलन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेंटाना है हाँ लेंटाना के बारे में चर्चा करते हैं। लेंटाना है जिसे वन तुलसा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आई है हमारे यहाँ विदेश से। हाँ, और ये होती है 48 प्रकार की, जहाँ तक मुझे पता है 48 प्रकार की लेंटाना होती है। तो ये चीज़ें हैं, और ये हमारे जंगल के लिए एक कहेंगे कचरा है, और काफ़ी ख़तरनाक कचरा है ये। कहीं कहीं इसके फ़ायदे भी हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो फ़ायदा ये है कि जो मवेशी चराई करते हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, ये मवेशियाँ जो चराई करते हैं जंगल में, क्योंकि जंगल तो खुला हुआ है, तो उससे मान के चलिए किसी एरिया में एक बीज का अंकुरण होता है, वहाँ पे कॉपस होती है, कुछ भी होता है, और वो जगह खुली हुई है, वहाँ पे लेंटाना नहीं है, तो उसे अगर वहाँ उस जगह पर अगर चराई है तो वो चीज़ें जानवरों द्वारा चर ली जाती हैं, तो वो चीज़ ग्रोथ नहीं कर पाती। समझ रहे हैं ना, वनोपज ग्रोथ नहीं कर पाती है, रीजनरेशन नहीं हो पाता है। अब अगर वहाँ लेंटाना है, वन तुलसा है, काफ़ी अच्छा है, मध्यम ही है, मान के चलें 3 वर्ग होते हैं किसी भी चीज़ के, विरल, मध्यम, सघन। मान के चलिए मध्यम ही वहाँ पे आपका वन तुलसा है, लेंटाना है, तो वहाँ पे अगर बीज अंकुरित हो जाता है तो वहाँ सुरक्षित है, क्योंकि मवेशी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, बकरियाँ नहीं पहुँच पाएंगी चराई के लिए, जिस वजह से वो अपनी ग्रोथ पकड़े हुए बढ़ता जाएगा। ये होता है। तो कापस बनाने के लिए, वनोपज बनाने के लिए ये एक हद तक सही साबित होता है। और क्या होता है कि जब चीज़ें अपने दायरे से बाहर आ जाती हैं, अपने प्रतिशत से बाहर आ जाती हैं, तो ये खतरा भी बन जाती हैं। तो इनका ज़रूरत से ज़्यादा होना भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा गलत है, नुकसानदेह है फॉरेस्ट के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो लेंटाना उन्मूलन मैंने शब्द इस्तेमाल किया, ये इसका ये मतलब है कि लेंटाना को लाइट चली गई, कोई बात नहीं, हमारे पास लेंटाना उन्मूलन का पूरा यही मतलब है कि जो जितने भी प्रकार के लेंटाना है उनको निकाल कर जड़ से उन्हें काटा नहीं जाता, इन्हें जड़ से निकाल कर अलग कर देना। और हम अलग भी इस तरीके से करते हैं कि इनकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ कर देते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो इनमें फिर से पीक आने लगता है। तो ये वहीं के वहीं, जहाँ भी आपने उखाड़ कर ज़मीन से फेंकोगे, वहीं के वहीं ये फिर पनपने लगते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो इनको उखाड़ा जाता है, प्लांटेशन के बाहर किया जाता है, नियम यही है। तो ये चीज़ें हैं, तो यही होता है। तो अभी आते हैं पौध पर। तो ये जो पौध हैं जो मैंने बताई आपको, सागौन और मिश्रित में सब बता दिया मैंने आपको। तो ये सब आती हैं जिनको अभी हम लगवा रहे हैं जगह के हिसाब से, क्षेत्र घेराव के हिसाब से, पौध संख्या या गड्ढे, उतनी संख्या में गड्ढे कराए जाते हैं, उस अनुपात में गड्ढे कराए जाते हैं कि उतने प्लांट लग सकें। जैसे हमारे इधर 25,000 है तो 25,000 गड्ढे हुए हैं, 25,000 पौध लगेंगे, और अभी लग भी रही है। अब ये जो रिमझिम बारिश हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि गड्ढों में पानी भरता है, और गड्ढे में पानी भर गया और आपने पानी भरने के पहले प्लांट नहीं लगाया, तो वो बाद में जाके मर जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, काफ़ी जल्दी मर जाएगा। इसलिए या तो समय के पहले, और अगर पानी भर गया है तो थोड़ा वेट करके, जब पानी 1-2 दिन शांत रहेगा या कम बारिश रहेगी, वो गड्ढा सूख जाएगा, फिर उसमें वो प्लांट लगाई जाती है। ये रहता है इसका कॉन्सेप्ट। और प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले उसकी ब्लैक पॉलीथिन को ब्लेड या किसी नुकीली चीज़ से अलग किया जाता है, या आप हाथ से भी फाड़ सकते हैं। अगर उसके अंदर मिट्टी एक सही उसमें है, उसका मतलब वो मिट्टी जो है झड़ के नीचे ना आए, तो आप हाथ से भी फाड़ सकते हैं। उसको फाड़ के उस 1 फुट के गड्ढे में लगाना, 1.5 फुट का है तो मिश्रित के लिए 1.5 फुट के गड्ढे में लगाना,
और बाकायदा जो जो गड्ढा खोदते हुए मिट्टी बाहर की गई थी, उसी से खाद चूँकि उसमें डल गया रहता है गड्ढे में, है ना। तो मिट्टी को लगाना और अच्छे से उसको धंसाना, जूतों से, पैर से, हाथ से अच्छे से मिट्टी चढ़ाना उसकी जड़ों पे, और बस हमारा तैयार है। तो इस तरीके से पौध लगती हैं पूरी। इसमें जो हमारे भाई बंधु लेबर लोग हैं वो ये काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम रहता है तो ये सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो वो ये काम करते हैं। और इस तरीके से हमारे प्लांटेशन में प्लांट लगाई जाती हैं। अब आगे जाके क्या बातें आती हैं, बात ये आती है कि अब ये सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए, पहली कंडीशन तो रही मिट्टी की कंडीशन। मिट्टी कैसी है, मिट्टी उसको सपोर्ट करती है कि नहीं, क्या मिट्टी उसके अनुकूल है कि नहीं। वैसे तो हमारा सागौन प्रधान राज्य ही है, सागौन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से 70 से 80% सागौन को सपोर्ट करता है। लेकिन अब जैसे मान के चलिए 25,000 पौध लगनी है, तो आधी तो हमें मिश्रित लगानी ही है। तो अब वो जगह सागौन के साथ साथ मिश्रित को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो क्षेत्र का जो घेराव है दोनों सागौन के साथ साथ मिश्रित के लिए सपोर्टिव है कि नहीं है, ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर मान के चलो वो मिश्रित के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम कितना भी कुछ कर लें, उसकी निंदाई कर लें, उसमें पानी दे दें, और उसकी दवाई भी आती है, जो पत्ते जब उसमें इल्लियाँ हो जाती हैं, उसकी दवाई भी आती है, उसका छिड़काव करें, कितना भी कुछ कर लें, वो पनपता नहीं है, वो सही ग्रोथ नहीं करता है, सही ऊंचाई नहीं पकड़ता है। कहीं कहीं मैंने देखा है, यहाँ मेरे पास एक प्लांटेशन है, तो कहीं कहीं उसका ये चौथा वर्ष था, चौथे साल में उसने कई जो पेड़ थे सागौन के ऐसे थे जिन्होंने 31 से 40 सेंटीमीटर तक की जो गोलाई है उसको पकड़ा हुआ था, वो हासिल कर ली थी। तो ये प्लांटेशंस अच्छे माने जाते हैं 4 साल के बाद। तो ये है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जंगल बनाया जाता है। और अगर हम यूँ समझिए कि मान के चलिए जब वृक्षारोपण किया जाता है और प्रारंभिक सुरक्षा में ही अगर कोई चूक होती है तो भारी नुकसान होता है। यूँ कहें कि गवर्नमेंट के करोड़ों लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है अगर इस लापरवाही बरती जाए। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मैं खुद भी मानता हूँ कि हम लोग इस चीज़ में विफल हो जाते हैं, क्योंकि कई तरह के दबाव होते हैं, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, भौतिक दबाव। अब मैं आगे चर्चा करूँगा आपसे ये किन चीज़ों के बारे में, मैं जो शब्द बता रहा हूँ उनके बारे में। तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है कि उस प्लांटेशन को सही बनाया जाए और सही तरीके से वो ग्रोथ करे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, शुरू के जो 5 साल होते हैं मेरे हिसाब से, 5 साल शुरू के अगर उस क्षेत्र घिराव के अंदर, उस फेंसिंग के अंदर के पूरे पौधे, जैसे हम अगर 25,000 पौध लगा रहे हैं तो 25,000 पौध सही तरीके से आप उनको रेकी करते हैं, देखभाल करते हैं समय समय पर, तो इस तरह से ये जंगल बन पाता है। और अगर मैं कहूँगा, अगर 1 हफ्ते भी आपने इसमें ढील दे दी, इसकी सुरक्षा में आपने थोड़ी बहुत भी ढील दे दी, या यूँ कहें कि ग्रामीण लोग हावी हो जाते हैं कभी कभार, 1 हफ्ते भी हावी हो गए तो सारे जानवर हैं वो सारा कुछ तबाह कर देंगे, सब कुछ। जानवर कौन? गाय, भैंस, बकरियाँ, ये जानवर जो हैं जो अवैध चराई करते हैं, लोग कराते हैं। और ये कारण भी रहता है कि सीज़न पे यहाँ पे गांव में रखना पिटता है, तो उसके पहले भी क्या होता है कि जो लावारसी जानवर आ जाते हैं, तो लावारसी जानवर आते हैं तो गांव वाले, कुछ गांव में ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, इकट्ठे होकर उन जानवरों को प्लांटेशन का गेट का ताला तोड़कर उसके अंदर कर देते हैं। अब रात में तो देखिए, रात में तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पर, है ना, क्योंकि कई जगह तेंदुए का भी डर है और भी चीज़ों का डर है, और उतनी सुरक्षा रहती नहीं है प्लांटेशन में इंसान के लिए, तो रात में वो अंदर कर देते हैं। और जब हम सुबह जाके देखते हैं तो 100-150 मवेशी जानवर चल रहे हैं हमारे प्लांटेशंस के अंदर, बड़ा दुख होता है। और उसी दौरान ये नुकसान हमें उठाना पड़ता है।
तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से जंगल बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो सागवान भी काफ़ी मात्रा में कट रहा है और दूसरी चीज़ नया जंगल हम खड़ा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो जंगल है ऐसा तो है नहीं है कि कुछ सालों का खेल हो, कई साल लग जाते हैं एक जंगल बनाने में। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए मैंने जो आपको एक चीज़ बताई, जो दबाव है, तो ग्रामीण लोगों का इतना दबाव रहता है इसमें कि अगर आप किसी को मना करते हैं या रोकते हैं, उस पे केसेस करते हैं, जो वन विभाग की धाराओं के अंतर्गत हम उन पे केस बनाते हैं, तो किसी राजनेता से बात करा देते हैं, वो उनसे फ़ोन लगवाते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐसा, एक तो चोरी भी करेंगे और फिर पैसे कंप्लेन भी। तो इस तरह के दबाव आते हैं और जब हमारे ही विभाग के अधिकारी हमसे कहने लगते हैं कि तुमको क्या ज़रूरत थी, ऐसा वैसा ये वो, तो एक काम करने वाले व्यक्ति का मन टूटता है, मनोबल टूटता है कि जिस चीज़ के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे थे उसमें ही बस इन्होंने बोल दिया नहीं थोड़ा बहुत चला लो, ये देख लो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से क्या देख लो, उन्हें तो रोकना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, राजनेताओं वगैरह के दबाव रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इतना, और अभी मैं कहूँगा 2025 में वर्तमान की बात करूँ, वर्तमान वर्ष की बात करूँ, तो अभी तक चीज़ें इतनी ज़्यादा ढीली हो चुकी हैं कि जंगल कटने से बचा पाना और जंगल बना पाना दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल पड़ रही हैं। हमें इसमें चाहिए बल, थोड़ी और बड़ी फॉरेस्ट फोर्स चाहिए, थोड़े और लोग सिपाही चाहिए इसमें, ताकि जहाँ पे आप सोचिए ना, जैसे एक सिपाही है तो वो छोटे से छोटे की भी बात करूँ तो 300 हेक्टेयर से ऊपर का जंगल देखता है। मेरा 600 हेक्टेयर के आसपास है शायद, तो इतना जंगल देखता है। अब हेक्टेयर में आप एकड़ में कन्वर्ट करके देख लीजिए, उसका 2.5 गुना करके, तो इतना एकड़ जंगल देखते हैं। डेली उसकी रेकी की जाए, डेली उसका वो भ्रमण किया जाए, पॉसिबल नहीं है। चाहे वाहन से हो, चाहे लाइट आ गई, चाहे वाहन से हो या पैदल। तो ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से उसमें नुकसान होता है। और चूँकि हम वन विभाग द्वारा बनाई गई चौकियों में ही रहते हैं, तो हमसे जुड़े हुए लोग, उनको पता होता है कि हम किस टाइम पे जा रहे हैं, कब निकल, चलो ये भी अगर वो ना मिला पाएँ तो उनको ये पता होता है कि यहाँ से निकल गया है, यहाँ जा रहा है, तो उसके जहाँ नहीं है वहाँ जाके नुकसान कर देंगे। तो इस तरह से कटाई होती है और वन विभाग का वनों का ह्रास होता है, वन विभाग का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ, वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे और कैसा क्या है। और अभी दूसरा टॉपिक तो चर्चा करने को है नहीं मेरे पास। मेरे हिसाब से वीडियो भी लंबा हो गया है, इसको पार्ट्स में हम डालेंगे और देखेंगे धीरे धीरे हम क्या चर्चा कर पाते हैं। ठीक है, गुड नाइट।